नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दुनिया में तमाम देश हैं, तमाम ऐसी परंपराएं हैं जहां पर अलग अलग तरीके से बहुत हैरान करने वाली चीज़ें होती हैं। कई ऐसे देश हैं जहां के कानून बहुत अलग हैं, कई ऐसे देश हैं जहां पर रिचुअल्स इतने डिफरेंट हैं जिनको सुनकर किसी भी शख्स को हैरानी हो सकती है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो कि अपने आप में इतने आइडियल हैं कि अगर कोई देश उन जैसा बनना भी चाहे शायद सालों साल लग जाए। ऐसा ही एक देश है जापान। जापान के बारे में जितनी बातें कही जाएं, चाहे वो अनुशासन को लेकर के हो, चाहे सभ्यता को लेकर के हो, वहाँ की मेहनत को लेकर के हो, वहाँ के कल्चर को लेकर के हो, ईमानदारी को लेकर के हो, या फिर कम अपराध की बात हो, हर कुछ इतना यूनिक है कि जिसको आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आज के वक्त में देश और दुनिया के तमाम जगहों पर जाना आना, उनके बारे में जानकारी मिलना बहुत आसान हो गया है। इंटरनेट की इस दुनिया में या फिर कम्युनिकेशन के इस युग में बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से पता चल जाती हैं। लेकिन हर देश का कल्चर इन सब टेक्नोलॉजी और तकनीक के बगैर सालों साल सदियों बढ़ता रहा, बनता रहा, बदलता रहा। और इसी की मिसाल है जापान। जापान टेक्नोलॉजी की क्षेत्र में आज की तारीख में दुनिया का ऐसा देश है जहां एक भी कोई ऐसी गलती नहीं हो सकती जिस गलती के चलते उनकी टेक्नोलॉजी पर, उनकी सोच पर, उनके काम पर, उनकी मेहनत पर सवाल उठाया जा सके। एक नहीं, हजारों मिसालें ऐसी मिल जाएंगी जिसमें लोग सुन करके हैरान होते हैं कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज हमारी कहानी ये नहीं है। कहानी हमारी कुछ ऐसी है जो आप सुन करके हैरान रह जाएंगे कि क्या किसी देश में इतने भी संवेदनशील लोग हो सकते हैं कि ऐसा किया जाए। लेकिन उससे पहले जापान के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है। जापान एक ऐसा देश है जहां पर एक नहीं दो परमाणु बम गिराए गए। लगा कि वहां की सभ्यता खत्म हो जाएगी, लोग खत्म हो जाएंगे, वहां की तकनीक खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ने का रास्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लोगों की गलतफहमी थी। जापान ने शायद नागासाकी और हिरोशिमा में गिरे हुए बम से ऐसा सबक लिया, ऐसी प्रेरणा ली कि सालों साल मेहनत करके उन्होंने एक ऐसा देश, ऐसी अपनी दुनिया खड़ी कर दी जो पूरे दुनिया के देशों के लिए मिसाल है। जैसे आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जापान में कोई भी चीज़ लेट नहीं हो सकती। लेट नहीं मतलब ऐसा नहीं भारत जैसा कि 2-4 मिनट की, 10 मिनट की, 20 मिनट की, घंटे भर की देर को देर नहीं माना जाता। या और भी तमाम देश हैं जहां पर थोड़ी देर की देरी को देर नहीं मानी जाती। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहां पर अगर 1 मिनट की भी देरी किसी भी काम में हो गई तो वो नेशनल इशू बन जाता है, यानी राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जापान पूरा नेटवर्क, वहाँ का पूरा कम्यूट करने का नेटवर्क ट्रेनों से जुड़ा हुआ है। अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों से सफ़र करता है। और ट्रेन ऐसी कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं। साफ सफाई हो, चाहे फैसिलिटीज़ की बात हो, और चाहे फिर बात टाइमिंग की हो। आप जानकर हैरान होंगे कि जापान में अब तक की जो सबसे लेट हुई है ट्रेन, उसकी देरी 30 सेकंड की थी। 30 सेकंड की देरी मतलब कि वो अपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंचने के तय समय से महज 30 सेकंड देर पहुंची थी। और वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि न सिर्फ ट्रेन में बैठे हुए तमाम मुसाफिरों से पूरे रेलवे के स्टाफ ने माफ़ी मांगी, बल्कि उन सब का किराया वापस किया गया कि आज हमको देर हुई है, इसीलिए हम आपसे माफ़ी भी मांगते हैं और आपका लिया हुआ किराया भी वापस कर रहे हैं। ऐसी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं मिलती हो। भारत एक ऐसा देश है जहां पर घंटों ट्रेन लेट हो जाए, 24 घंटे लेट हो जाए, अगले दिन भी लेट हो जाए, तो माफ़ी तो छोड़िए, आपका पैसा भी शायद आसानी से नहीं वापस मिलेगा। लेकिन 30 सेकंड की देरी में जापान में जो कुछ हुआ, उसने दुनिया वालों के होश उड़ा दिए। यही नहीं, जापान में एक यही कल्चर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत हैरान करने वाली हैं। जैसे कि अगर आप वहाँ पर प्रेमी प्रेमिका हैं, यानी आपके बीच में अफेयर है, तो पूरे देश में आपको बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। यानी कि अगर आपके बीच में रिलेशनशिप है, अफेयर में है, तो हर कोई न सिर्फ सम्मान से देखेगा, बल्कि आपके लिए हर तरीके की ऐसी व्यवस्था रहेगी जिससे कि आपके रिश्ते पर, आपके जीवन पर, आपकी प्राइवेसी पर कोई असर न पड़े। इसके लिए स्पेशल अलग से जगह हैं, पार्क हैं, होटल्स हैं और तमाम मॉल्स और दूसरी सुविधाएं हैं जिनकी सुविधा आप ले सकते हैं क्योंकि आप रिश्ते में हैं।
ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जापान में ज़्यादातर लोग रिश्तों में रहना पसंद नहीं करते, उन्हें एकाकी जीवन ज़्यादा पसंद है। वो अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। 15-16 साल की उम्र में घर से निकलकर खुद की रोजी रोटी का इंतज़ाम करते हैं, परिवार पर बोझ नहीं बनते, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है या और कोई दूसरी मुसीबत है तो उसके लिए खुद ही संघर्ष करते हैं। एक तरीके से वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट जैसे ही बालिग होते हैं हो जाते हैं। जापान में क्राइम का आलम यह है कि आपको अपराध के मामले देखने को ही नहीं मिलेंगे। अगर आंकड़ों पर यकीन करें तो करीब 20 लाख लोगों में एक कोई ऐसा मामला आता है जिसमें किसी का मर्डर होता है। पुलिस स्टेशन ऐसे जैसे अपने देश में पान की दुकानें होती हैं, बहुत छोटे, जिसमें 1-2 पुलिस वाले, बाहर एक बाइक खड़ी हुई, और वहाँ ज़्यादातर चोरियाँ जो होती हैं वो भी होती हैं साइकिल की। वो भी इसलिए होती हैं क्योंकि सबकी साइकिलें लगभग एक जैसी दिखती हैं और उनमें अदला बदली हो जाती है, तो उसको चोरी की नज़र से इसलिए देखा जाता है कि अगर किसी एक दूसरे को पता ना चले कि आखिरकार उनकी साइकिल बदल गई है या चोरी हो गई है, तो जब वो शिकायत करने जाता है तो उसको पहली बार पता चलता है कि उसकी साइकिल चोरी हुई है, और इसीलिए इस तरह के मामलों की ज़्यादती है वहाँ पर। इसके अलावा कोई किसी तरीके का अपराध आपको देखने को नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई अपनी चीज़ आपने खो दी या छूट गई तो वो आपको तब तक वहीं पड़ी मिलेगी जब तक आप खुद वहाँ न चले जाएं या फिर पुलिस जा करके उस चीज़ को उठा करके सुरक्षित जगह पर पहुँचा न दे। और अगर किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से, किसी भी जरिए से पुलिस आप तक वो चीज़ पहुँचा सकती है जो असली मालिक है, तो उसके लिए पूरी कोशिश की जाती है। इस तरह का कल्चर है, यहीं की वो कहानी है, और वो कहानी इतनी हैरान करने वाली है जिसको आप सुनेंगे तो आपको खुद यकीन होगा कि क्या किसी देश में ऐसा भी हो सकता है। जापान में आम लोग आमतौर पर ट्रेनों से ही सफ़र करते हैं। हर कोई ट्रेन से ही जाना पसंद करता है क्योंकि इतनी अच्छी नेटवर्क है, इतना अच्छा कनेक्टिविटी है कि लोगों को सबसे ज़्यादा सुविधा उसी से मिलती है। और वैसे भी वहाँ पर टैक्सी का इस्तेमाल करना या किसी दूसरे वाहन का इस्तेमाल करना बहुत महंगा है, लिहाजा वो ट्रेनों पर ज़्यादा सफ़र करते हैं। नॉर्थ आइलैंड में एक जगह है, उसका नाम है ओकाइदो, और ओकाइदो में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है शिराटाकी। शिराटाकी एक छोटा सा गांव है जो बहुत साल पहले बसा था और वहाँ की आबादी करीब 300-400 लोगों की है। लेकिन जापान में चूंकि तमाम लोग बहुत बुजुर्ग होते हैं, ज़्यादातर लोग बुजुर्ग होते हैं, 100 साल की उम्र तक जीते हैं, तो अब वहाँ पर चूंकि कम्युनिटी सर्विसेज, सरकार की सुविधाएं इतनी हैं कि ज़्यादातर लोग इस गांव के कहीं काम धंधे के लिए नहीं जाते। उनको सरकार जो सुविधा देती है उसी सुविधा के सहारे अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ जिस वाकये ने पूरी दुनिया का ध्यान जापान की तरफ खींच दिया। दरअसल इस गांव से लेकर के टोक्यो शहर तक और दूसरे शहरों को कनेक्ट करने के लिए एक ट्रेन चलती है, और उस ट्रेन का काम था कि यात्रियों को ले जाना और लाना। लेकिन करीब साल 2011-12 में ये महसूस किया गया कि इस इलाके के ज़्यादातर लोग जाते नहीं कहीं, मतलब ट्रेन का सफ़र नहीं करते। इस रूट पर ट्रेन आमतौर पर खाली जाती थी। इस ट्रेन को जब पूरा एनालाइज किया गया तो पता चला कि इस गांव से चूंकि बुजुर्ग लोग ज़्यादा रहते हैं, वो लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते, लिहाजा वो अपने गांव में ही रहते हैं। तो ट्रेन स्टेशन पे आती है, रुकती है और चली जाती है। अब इसकी रिपोर्ट रेलवे विभाग को दी गई कि एक ट्रेन जिसका हर दिन का लाखों का खर्चा आता है, पूरे शहर को घुमाते हुए जाती है और यहाँ पहुँचने से पहले पूरी तरह से ट्रेन खाली होती है, लेकिन यहाँ से कोई यात्री लोग ज़्यादा नहीं बैठते, लिहाजा क्यों ना इस ट्रेन को बंद कर दिया जाए। आनन फानन में मीटिंग हुई, चर्चा हुई, जिक्र हुआ और इसकी पूरी रिपोर्ट सरकार के पास पेश की गई कि एक ट्रेन जो कि चलती है और इस स्टेशन पर रुकती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि आमतौर पर यात्री नहीं आते, तो क्यों ना इस रूट पर ट्रेन को बंद कर दिया जाए। ये पूरा ट्रैक करीब 100 किलोमीटर का है, जिस 100 किलोमीटर के ट्रैक पर एक भी सवारी चढ़ती नहीं थी। लिहाजा सरकार भी सोच रही थी कि इस पर ट्रेन चलाना तो घाटे का सौदा है और इस ट्रेन को बंद कर दिया जाए। लेकिन तभी रिपोर्ट में एक ऐसी बात आई कि पूरी कैबिनेट ने इस पर फैसला लेने से पहले सोचना बेहतर समझा। दरअसल कैबिनेट के एक नोट में लिखा हुआ था कि ये ट्रेन जिस गांव के बाहर रुकती है, उस गांव से केवल एक लड़की बैठती है और उसके बाद वहां तक जाती है जहां इसका लास्ट डेस्टिनेशन है, और उसके बाद शाम को भी यही लड़की सिर्फ अकेले वहां से बैठ कर आती है। लिहाजा अब वो लोग सोच में पड़ गए। दरअसल ये जो गांव है उसका नाम है कामी शिराताकी और इसी स्टेशन से ये लड़की बैठती थी।
दरअसल रेलवे की जब टीम वहां पर पहुंची तो पता चला कामीशिराताकी जो गांव है वहां से एक लड़की जो जाती है वो अपना ग्रेजुएशन कर रही है, और ग्रेजुएशन करने में अभी उसको 3 साल हैं और इसी साल उसने एडमिशन लिया है। लिहाजा वो गरीब घर से है और इसी ट्रेन से बैठ करके जाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जापान के बहुत से इलाके ऐसे हैं जो पहाड़ी हैं और उन पहाड़ी इलाकों पर बर्फ रहती है, रास्ते का कुछ पता नहीं होता, ट्रेन ट्रैक के अलावा और रास्ता नहीं होता है जिस पर कि कोई लोग जा सकें। न किसी गाड़ी से जा सकते हैं, न साइकिल से जा सकते हैं, न और किसी वाहन से। लिहाजा ट्रेन वहाँ की जीवन रेखा है और इस ट्रेन के अलावा उस लड़की के पास कोई रास्ता नहीं था। अब इस रिपोर्ट को फिर से वापस रेलवे विभाग को दिया गया, जिसमें बताया गया कि इस लड़की को अगर वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए या इस लड़की को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो हम ट्रेन को बंद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन चलाना बहुत घाटे का सौदा है और सरकार को इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। और बड़ी बात यह कि इस पूरे ट्रैक पर कोई भी सवारी बैठती नहीं है, लिहाजा इस लड़की के अलावा इस पर कोई भी पैसेंजर नहीं है और ट्रेन को चलाया जाना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। लेकिन यहीं पर जापान की वो मिसाल देखने को मिली जो शायद दुनिया के किसी देश में नहीं मिलती है। कैबिनेट ने फैसला किया कि हम ट्रेन को बंद नहीं करेंगे। अब एक बार फिर से रेलवे की टीम उस लड़की के घर पहुंचती है जो कि उस गांव में रहती थी, उससे बातचीत करने के लिए कि क्या वो कहीं और शिफ्ट होने की हालत में है। वो लड़की गरीब घर की थी और उस लड़की के पास और कोई संसाधन नहीं थे, लिहाजा उसने मना कर दिया। ऐसे में रेलवे वालों ने पूछा कि अगर हम यहाँ पर ट्रेन बंद करते हैं तो आपके पास क्या रास्ता है। बड़े उदास मन से उस लड़की ने कहा कि अगर यहाँ पर ट्रेन चलना बंद हो जाएगी तो मेरी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरे पास इसका कोई रास्ता नहीं है कि कैसे बगैर ट्रेन के मैं अपने कॉलेज तक जाऊँगी और वहाँ से वापस आऊँगी। लड़की के इस जवाब से रेलवे के अधिकारी परेशान हो गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। वापस आकर के उन्होंने अपने अधिकारियों को एक बार फिर से रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में बताया कि इस लड़की के पास इस ट्रेन के अलावा कोई रास्ता नहीं है जिससे वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। अब एक बार फिर से मीटिंग हुई और जापान के इतिहास में पहली बार एक ऐसा फैसला लिया गया जो कि वाकई दुनिया के सामने मिसाल है। और वो फैसला ये था कि इस ट्रेन को न सिर्फ जारी रखा जाएगा, चालू रखा जाएगा, उस ट्रैक पर चलाए रखा जाएगा, बल्कि उस टाइमिंग पर चलाया जाएगा जिस टाइमिंग पर वो लड़की आती जाती है। यानी अभी तक ट्रेन जो अपने हिसाब से चल रही थी वो ट्रेन अब उस हिसाब से चलेगी जिस हिसाब से लड़की की पढ़ाई होती है। जिस दिन उसकी मॉर्निंग में क्लास उस दिन ट्रेन उसको लेने के लिए मॉर्निंग में आती थी, जिस दिन उसकी इवनिंग में क्लास उस दिन इवनिंग में लेने आती थी, और यही सिलसिला चलता था उसकी वापसी के लिए। जिस दिन उसको जितने बजे वापस लौटना होता था उतने ही बजे ट्रेन उसके लिए स्टेशन पर लगी हुई मिलती थी। शुरुआत में उसके कॉलेज के लोगों ने सोचा कि शायद ये बताती है कि गरीब इंसान है, लेकिन ये कोई बहुत राजशाही परिवार से है और उसके लिए इस ट्रेन की अलग व्यवस्था की गई है। अब ये चर्चा का विषय बन गया। हालांकि कुछ ही वक्त के बाद लोगों को पता चल गया कि ये किसी राज परिवार से नहीं है, बल्कि बेहद साधारण और गरीब लड़की है जो पढ़ाई करना चाहती है, और रेलवे ने उसकी इस तरीके से मदद की है। ये सिलसिला उस लड़की को लाने और ले जाने का बदस्तूर चलता रहा 3 साल तक, तब तक जब तक कि वो लड़की ग्रेजुएट नहीं हो गई। और जब ग्रेजुएट हो गई तो पूरी ट्रेन जब बंद की गई तो पूरी ट्रेन में भर करके स्टाफ उसके गांव आया। वहाँ पर उन लोगों ने पार्टी की और पार्टी करने के दौरान उसको बधाई भी दी और लड़की भी बेहद खुश हुई। अब बताते हैं उस लड़की की किसी अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई। हालांकि रेलवे खुद चाहता था कि उसके यहाँ नौकरी करे, क्योंकि इसकी वजह से रेलवे, जापान का रेलवे पूरी दुनिया में मशहूर भी हो गया था। वहाँ की सरकार मशहूर हो गई थी, वहाँ का कल्चर, वहाँ का सिस्टम मशहूर हो गया था। लिहाजा सरकार भी चाहती थी कि वो कहीं उन लोगों के साथ ही नौकरी करे। लेकिन उसने अपनी इच्छा से अपने शौक के सब्जेक्ट को चूज़ करते हुए पास में टीचिंग की नौकरी चूज़ की और आज भी वो लड़की टीचर है। लेकिन ये कहानी ऐसी नहीं है कि कैसे उसने संघर्षों से अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि कहानी इस बात की है कि एक देश का सिस्टम इतना स्ट्रांग, इतना संवेदनशील कि अपने देश की एक लड़की को, एक अकेली लड़की को पढ़ने के लिए न सिर्फ उन्होंने 3 साल तक ट्रेन चलाए रखी, बल्कि केवल उसी के लिए ट्रेन चलाए रखी और उसके टाइमिंग पर चलाए रखी। ऐसी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिले। ऐसी तमाम मिसालें इसीलिए जापान के बारे में कही जाती हैं, जो कि और दुनिया के देशों में होना मुमकिन ही नहीं। और ये कितना सच है और कितना आम है वहाँ पर, ये भी जानना जरूरी है। मैं आपको अपना खुद का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे परिवार के तमाम लोग जापान के टोक्यो शहर में रहते हैं और उस शहर में मेरा आना जाना भी कई बार हुआ।
और वहाँ जब भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ कई दिनों तक रहते हैं। अभी पिछली बार जब वहाँ जाना हुआ तो एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा हुआ। मज़ेदार किस्सा इसलिए क्योंकि ऐसा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। मैं अपने भाई के साथ रुका हुआ था और भाई के साथ शाम को किसी काम से निकले जिसमें शॉपिंग करनी थी, कुछ सामान घर के लिए लेना था। भाई को अपने एक दोस्त से मिलना था, वो कुछ देर के लिए दोस्त से मिलने चला गया। उतने में तय ये हुआ कि मैं वहाँ की शॉप से एक सामान खरीद लूँ और सामान कुछ खरीदने के बाद मैं वहीं इंतज़ार करूँ, उसके बाद भाई वापस आएगा, फिर उसके साथ हम वापस आएंगे। तो ये काम मैं कर रहा था। मैं वहाँ के एक स्टोर से, जो कि 24/7 स्टोर होता है, उस स्टोर में शॉपिंग कर रहा था, खरीदारी कर रहा था। मैंने जब अपनी सारी खरीदारी कर ली तो काउंटर पे वहाँ पर सेल्फ बिलिंग का सिस्टम होता है। आप पैसे डालिए, आपका बिल निकल के आ जाएगा और आप अपना पेमेंट करने के बाद वापस आ सकते हैं। मॉनिटरिंग के लिए कोई बेईमानी नहीं करता और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन हैरानी की बात ये कि जब सामान खरीद करके मैं काउंटर पे पहुंचा और मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा कि मेरी जेब में इकलौता एक 10,000 येन का जो नोट था वो गायब था। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या करें। हमने कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से कार्ड चल नहीं रहा था। अब इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरी हैरानी देख करके वहाँ के कुछ इंडियन लोगों ने मेरे तरफ देखा और उनको समझ में आ गया कोई दिक्कत है। तो उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैंने फैसला कर लिया था कि इस सामान को मैं वापस कर देता हूँ और उसके बाद घर से आकर के फिर से सामान खरीदेंगे या फिर देखेंगे भाई आएगा तो उससे पैसे ले लेंगे। लेकिन कमाल देखिए, अभी मैं इस पशुपेश में था तब तक एक जापानीज लड़का जो कि काउंटर पे था, वो अंग्रेजी बोलने में थोड़े से कमज़ोर होते हैं लेकिन भाषा समझते हैं और टूटी फूटी अंग्रेजी भी बोलते हैं। उसने मुझसे आके कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपके पैसे खो गए हैं तो एक काम करिए, आप यहाँ पर बता दीजिए कि पैसे खो गए हैं और चाहें तो आप ये सामान ले जा सकते हैं और जब अगली बार आएँ तो सामान के पैसे दे सकते हैं। ये थी भरोसे की बात, ये थी वहाँ के कल्चर की बात। लेकिन उससे बड़ी बात ये थी कि जब मैंने उसको ये बताया कि मेरी जेब से 10,000 येन का एक नोट गिर गया है तो उसने कहा कि आप 5 मिनट इंतज़ार भी करिए। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे तब तक वो लड़का फिर से वापस आया। कहा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी जेब से एक नोट गिरा और हमने उसका पूरा रिकॉर्ड चेक कर लिया है। आप 8:05 पर हमारे स्टोर के अंदर आए, आपने जेब में हाथ डाल रखा था और जैसे ही आपने जेब से हाथ निकाला जैकेट की, वैसे ही आपके हाथ से वो नोट फिसल के गिर गया और 8:17 पर हमारे एक कर्मचारी ने उस नोट को देखा और 8:25 को उसी नोट को पास के पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया। अब मेरी हैरानी की बारी थी क्योंकि इतनी तेजी से सब कुछ हुआ, बगैर देरी किए हुए उसने फौरन अपना फर्ज निभाया और पास के पुलिस स्टेशन में नोट जमा करा दिया। अब तब तक मेरा भाई से संपर्क हो चुका था, भाई आ चुका था। भाई से मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई है। उसने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर आसानी से कोई भी क्राइम नहीं होता, आप चिंता मत करिए। और भाई पिछले 15 साल से जापान में टोक्यो में रहता है, लिहाजा उसको वहाँ के कल्चर के बारे में जानकारी थी। हम लोग पैदल वॉक करते हुए पास के पुलिस स्टेशन में पहुँचे। वहाँ बाकायदा पता करते ही पता चल गया कि एक नोट जो कि इसी स्टोर में गिरा था, फौरन ही वहाँ के कर्मचारी ने लाकर यहाँ जमा किया था और वो 10,000 येन का नोट कई लेयर्स में पॉलिथीन के बीच में वहाँ केस प्रॉपर्टी के तौर पर रखा था। अब मुझे लगा इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से नोट मिलने में देरी होगी, लेकिन हैरानी फिर से हुई क्योंकि उन्होंने जाते ही पहले नोट पकड़ाया, कहा कि हम ये समझ रहे हैं कि ये नोट आप ही का गिरा है और हमने इस बात की तस्दीक कर ली क्योंकि जैसे ही नोट जमा करने आया तो मैंने यहाँ से मॉनिटर करके वहाँ का CCTV भी देखा, आदमी को भी पहचाना और मैं समझ रहा हूँ कि यही आदमी है और मामूली सी फॉर्मेलिटी कराने के बाद उन्होंने नोट को वापस दे दिया। बात सिर्फ 10,000 येन या कुछ पैसों की नहीं है, बात यह है कि कितना सिस्टमैटिक ढंग है, कितनी ईमानदारी है, कितनी प्रॉम्प्टनेस है और कितना परफेक्शन है। मैं करीब 15-17 देशों में यात्रा कर चुका हूँ, लेकिन मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि किसी देश में ऐसा कल्चर, ऐसी ईमानदारी और ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपको मिल ही नहीं सकता। चाहे कितना ही विकसित देश हो या कितना ही पिछड़ा देश हो, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। ऐसा है जापान। और इस जापान की ये कहानी थी जिसमें एक लड़की के लिए 3 साल तक उन्होंने ट्रेन चलाई जब तक वो लड़की ग्रेजुएट नहीं हो गई। ऐसा भी किसी देश में नहीं मिलता। ऐसे तमाम किस्से हैं दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में, लेकिन जापान इन सब से अलग है क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग इतने अलग हैं जिनको समझ पाना आज की दुनिया के लोगों के लिए संभव नहीं। तो
तो आज एक कहानी ऐसी भी में बस जापान की बात, जहाँ की ईमानदारी दुनिया भर के लिए मिसाल है, जहाँ का सिस्टम दुनिया भर के लिए मिसाल है। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।